आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने 28 दिसंबर 2022 वाला पेपर करा दिया है। प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवलों का अगर ना देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल की हमारी सुबह 8 बजे क्लास होती है और जूनियर लेवल की रात 8 बजे क्लास होती है। और दोनों के हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, प्रतिशत भी बना रखे हैं और साथ ही हमने कम्युनिटी पोस्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट्स भी बना रखे हैं। तो आपने अभी तक ना देखे हो तो देख लेना। ये हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है 7 मार्च को और इसका लास्ट डेट है फिल करने की 2 अप्रैल। तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और 7 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले आप सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम व्याख्या भी साथ में कराते हैं, जिससे आप व्याख्या के जरिए बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे सके, अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सके, अपने एग्जाम में बेटर कर सकें। ये हमारा सीटेट 2022 29 दिसंबर 2022 का पेपर है। व्याख्या सहित आपका हल कराएंगे और 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 6 to 8 के लिए रात में कराते हो तो उसे भी देखा कीजिए। इसमें हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ईवीएस आती है, सीडीपी आती है और मैथ आती है। ठीक है, तो सारे प्रैक्टिस और पेडागोजी कराएंगे। 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर दिए जाते हैं। नो निगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती और ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम आपका सीडीपी कराएंगे, उसके बाद सीडीपी की पेडागोजी, फिर हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी और आपकी मैथ और मैथ की पेडागोजी। ठीक है, और ईवीएस और इसकी पेडागोजी सारे क्वेश्चन कराएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी में हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। ऑप्शन ए है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, होल्डिंग अ पेन टू स्केच। ऑप्शन बी है कागज को आड़ा टेढ़ा जिंग जैंग तरीके से काटना, कटिंग द पेपर इन जिंग जैंग वे। ऑप्शन सी है पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड यानी धागे में माला पिरोना। और ऑप्शन डी है किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल यानी खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। तो आपसे पूछने की ये कोशिश कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से मारना यानी किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल। ये हमारा स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। हमारी व्याख्या देख लो, क्योंकि व्याख्या से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है। गत्यात्मक विकास शारीरिक विकास को संदर्भित करता है। जो गत्यात्मक विकास है वो क्या करता है, हमारे शारीरिक विकास होता है उसको संदर्भित करता है। और एक क्रियात्मक कौशल भी क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का अधिक उपयोग करना शामिल होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी गतिविधियां हैं जो एक बच्चा अपने हाथों, पैरों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। अब आपसे पूछ लेगा कि स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल एक बड़ी गतिविधि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति जो होता है वो अपने पैरों को, अपने हाथों को और अपने पूरे शरीर के साथ उसे करता है। जिसमें हम कौन सी गतिविधि शामिल कर सकते हैं, रेंगना, दौड़ना, बच्चे का कूदना, उसका लात मारना, गेंद को फेंकना और सीढ़ियाँ चढ़ना। ये सब स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे याद कर लीजिए कि स्थूल गत्यात्मक कौशल कैसा उदाहरण है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल जो है वो एक बड़ी गतिविधि होती है जिसके द्वारा जो बच्चा होता है वो अपनी पूरे शरीर के जरिए उसे करता है, अपने हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा। ठीक है, इसमें व्यक्ति को करता है, उसको रेंगता है, दौड़ता है, कूदता है, लात मारता है, गेंद को फेंकता है और सीढ़ियाँ भी चढ़ता है। कब से कब तक होता है ये भी पूछ लेगा। तो 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो जाता है। कब तक, 6 से 12 महीने की आयु में। यानी 6 से 12 महीना जब होते हैं तो क्या करता है, वो खड़ा होने लगता है, रेंगने लगता है या फिर चलने में भी सक्षम हो जाता है। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना किसका उदाहरण है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का। इसे सकल मोटर कौशल भी कहते हैं। तो गत्यात्मक कौशल को क्या कह सकते हैं, सकल मोटर स्किल। क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस फ्रॉम डेज टू डेज यानी कि जो बच्चों का विकास होता है वो देश से देश की ओर बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है कि केंद्र से बाहर यानी सेंटर से एक्सट्रीमेटिक की तरफ। दूसरा कह रहा है कि पैर से सिर यानी टो से हेड की तरफ। तीसरा कह रहा है कि स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ। और चौथा डी, ऑप्शन डी कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल यानी जटिल से सरल की ओर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
सेंस में हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सेंटर टू एक्सट्रीमेटिक यानी केंद्र से बाहर। जो बच्चों का विकास होता है वो केंद्र से होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमेटिक। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रोक्सीमोडिस्टल या अधोगामी विकास का सिद्धांत है। किसका है? प्रोक्सीमोडिस्टल और अधोगामी विकास का ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास शरीर के केंद्र यानी समीपस्थ क्षेत्र से बाहरी शरीर के जो अंग और छोर होते हैं यानी डिस्टल क्षेत्र तक होता है। निकट से भी कैसा होता है? दूर की ओर बढ़ता है। और विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से लेकर पैर की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा असर्शन और रीजन वाला है कि सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट बिगन विद हर पेरेंट्स इन द फैमिली। बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट बिगन विद हर पेरेंट्स इन द फैमिली। ऑप्शन बी कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है कि ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत हैं। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं वो समाज की सफल सदस्य बनने के लिए तैयार होते हैं। सोशलाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है? कैसी प्रोसेस होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो समाज के जो सफल सदस्य होते हैं उसके लिए बनने के लिए क्या हो जाते हैं? रेडी हो जाते हैं। जिस समाज में बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें कार्य करने और जीवन यापन करने के लिए आवश्यक कौशल, व्यवहार पैटर्न, विचार और मूल्यों को सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा समाज के बिना और समाज बच्चे के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि क्या होता है कि लोगों से मिलकर समाज बनता है और समाज के द्वारा ही बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। बच्चा समाज में रहेगा, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तभी तो उसका विकास होगा ना। तो कैसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या उनके विचार हैं, कैसे उनके मूल्यों को सीखना चाहिए, तो इन सब के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। इसके लिए फैमिली, उसकी नेबरहुड यानी कि पास पड़ोस, परिवार, क्रीड़ा समूह, नातेदारी आज बच्चों के समाजीकरण की कैसी संस्था होती हैं? प्राथमिक संस्था होती हैं। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चे की प्राथमिक संस्था कौन कौन सी है। तो सबसे पहली प्राथमिक संस्था है फैमिली यानी कि परिवार। तो याद रखना, परिवार बच्चे के समाजीकरण की पहली संस्था और प्राथमिक संस्था है। पास पड़ोस भी हमारी प्राथमिक संस्था ही है। क्रीड़ा समूह है, क्रीड़ा समूह में बच्चों के साथ जो खेलता है, जो बच्चे उनके अपने मित्र होते हैं वो। और नाते रिश्तेदारी भी बच्चों के समाजीकरण की पहली संस्था में ही आ जाते हैं। शादी इसीलिए उनका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है कि हमारे सुख में और दुख में वो हमारे साथ जरूर खड़े होते हैं। तो नातेदार जो होते हैं वो भी प्राथमिक संस्था होते हैं। बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले परिवार में उसके माता पिता द्वारा ही संपादित होता है। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले समाजीकरण परिवार में होगा, उसके माता पिता के द्वारा प्रभावित होगा। और बच्चे की पहले गुरु कौन होंगी? उसकी माता ही होगी। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, नैतिक मूल्य, सहनशीलता और सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता है। इसलिए और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। आपने देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो परिवार ही ऐसा है इसलिए तुम इतने बिगड़े हुए हैं, और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि लोग कहते हैं तुम्हारा परिवार सच में बहुत अच्छा होगा। और ये बात भी सही है कि परिवार का इफेक्ट बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। वो जिस परिवार में जन्म लेते हैं माता उनकी पहली गुरु होती हैं और परिवार जो होता है उनका पहला प्राथमिक संस्था होती है। धीरे धीरे वो अपने माता पिता के साथ अतिरिक्त अपने भाई बहन, अपने दादा बाबा, बाबा दादी, अपने समूह, अपने दोस्तों के साथ और अपने ढाले के साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन सबसे पहली संस्था फैमिली ही होती है। उनसे वो प्रेम सीखते हैं, सहानुभूति, जो उनके नैतिक मूल्य होते हैं, सहनशीलता, सहयोग होते हैं, सभी सामाजिक गुण होते हैं और इन सबको वो सीखता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सीखनी चाहिए। तो जीन पियाजे तो भैया हमारे CDP के क्या, जो जीन पियाजे जो होते हैं वो हमारे सीटेट के गुरु हैं, ठीक है। तो अगर आपने सीटेट को नहीं याद किया, सीटेट में जीन पियाजे को याद नहीं किया, तो आपको सीटेट का एग्जाम पास नहीं होने को मिलेगा। तो CDP है, और कोई CDP के अतिरिक्त कोई भी एग्जाम, कोई CDP है, हिंदी इंग्लिश सब में आ ही जाते हैं। तो जीन पियाजे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, इस सबको याद करके जाना। In accordance to Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following concepts should be taught to children in the age of group 3 to 6 year? पहला है संरक्षण, कंजर्वेशन। ऑप्शन बी है शेरिएशन यानी अनुक्रामकता। तीसरा है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और चौथा कह रहा है तार्किक अनुप्रयोग, लॉजिकल एप्लीकेशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है वो 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि जीन पियाजे से क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 हैं। कौन कौन सी है? पहली संवेदीगामक है जो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक है। चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 18 या उससे अधिक है, ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन चरण, जिसे 2 से 7 वर्ष तक का जो होता है, इसमें पियाजे ने ये नोट किया था कि बच्चे अभी तक जो ठोस तर्क होता है उसको नहीं समझते हैं, और ठोस तर्क को समझने के लिए बच्चे 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त अवस्था में धीरे धीरे करने लगते हैं। यानी 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त अवस्था में जब बच्चे आते हैं, जो ठोस तर्क होता है तब उसमें वो समझने लगते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से जानकारी में क्या कर सकते हैं, हेरफेर जो होता है वो नहीं कर सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सांकेतिक प्रतिनिधिकरण की अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, और पूर्व स्कूली स्तर है वो 3 से 6 वर्ष में बच्चों प्रतीक और जो आपका छवियाँ होती हैं उनमें स्वयं को दुनिया का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करने में वो सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जो इसमें क्या होता है कि जो दुनिया के बारे में उनकी इमेजिनेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो जाती है। वे दूसरों के दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण को अलग कर लेते हैं, अलग करने में असमर्थ होते हैं। वो क्या होते हैं कि दूसरे दृष्टिकोण जो होते हैं, दूसरे लोगों का नजरिया होता है, उसी से देखते हैं, उस नजरिए को अपने नजरिए से अलग नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में विकास का मुख्य गुण जो होता है वो विचार या फिर सोच में केंद्रीकरण होता है। अगला क्वेश्चन ये भी हमारा जीन पियाजे का, क्योंकि जीन पियाजे से हमारे प्राइमरी लेवल में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और जूनियर में भी आते हैं, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। इसने कहा है कि जो जीन पियाजे थे उनका जो संज्ञानात्मक विकास था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, उसके द्वारा वो कौन सी अवस्था थी, इनकी 4 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी, उसमें से वो कौन सी अवस्था है जिसमें वस्तुएं जो होती हैं उनका श्रेणियों में व्यवस्थित करने लगता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, at which stage can most children organize things object into categories? ऑप्शन ए है संवेदीगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था कि संवेदीगामक अवस्था कब से कब तक होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 से 18 इससे अधिक होती है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसी पर स्टेज होती है जिसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे के जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो जो वस्तुएं होती हैं उनको श्रेणियों में व्यवस्थित करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था है। और ये अवस्था लगभग कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस चरण में बच्चे जो होते हैं वो संख्या बोध, क्षेत्र, मात्रा और जो विन्यास होते हैं इसके संरक्षण की क्षमता को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना भी शुरू कर देते हैं। कैसे सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तार्किक रूप से।
फिर इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को श्रेणियों में विभाजित करने लगते हैं और संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तिता, संचलन, संक्रात्मकता की अवधारणा को भी प्राप्त कर लेते हैं। संचरण करने की क्षमता इस अवस्था की क्या विशेषता होती है? प्रमुख विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेस का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। डेस वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन ए है स्कैफोल्डिंग पार्ट, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी है स्कीमा और ऑप्शन डी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD यानी कि समवर्ती विकास का क्षेत्र। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। बताइए इसमें से जीन पियाजे द्वारा, देखिए जीन पियाजे से डायरेक्ट 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से लगातार 3 क्वेश्चन तो इसने यही उठा लिए और कई सारे और भी क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप प्राइमरी लेवल में एग्जाम में बेटर करना चाहते हैं तो जीन पियाजे को बिल्कुल अच्छे से समझ कर जाना, ठीक है। हम आपकी क्लासेस भी एक ले लेंगे जीन पियाजे पर, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इसमें से जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए क्या किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाएं होती हैं उनके वर्णन के लिए किया गया था। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। पियाजे ने दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित जो सूचनाएं होती हैं उनके संगठित समूह के लिए स्कीमा का उपयोग किया और इसमें पूर्व ज्ञान की कई सारी भूमिकाएं होती हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा मानसिक रूप से इस बात से निरूपित करता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित और व्याख्यात किया जाएगा। मानसिक रूप से इस बात को क्या करता है? निरूपित की जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे कैसे व्यवस्थित और व्याख्यात करेंगे। साथ ही स्कीमा सूचना को एक छोटे पैकेज को संदर्भित करता है। स्कीमा क्या होता है? सूचना एंड इन्फॉर्मेशन का एक छोटा पैकेट होता है, उसको संदर्भित करता है, जिसका उपयोग किया जाता है सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए। जबकि पाड़ होता है यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, उसकी अवधारणा को किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने विकसित किया था, ठीक है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? रजनी जज हर फ्रेंड्स एक्शन बेस्ड ऑन टिट फॉर टैट मेंटालिटी एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी एट विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव मॉरल डेवलपमेंट इज शी एट प्रेजेंट? ऑप्शन ए परंपरागत कॉन्वेंशनल, ऑप्शन बी है प्री कॉन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, ऑप्शन सी है पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत और ऑप्शन डी है फॉर्मल कन्वेंशनल औपचारिक परंपरागत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग है, लेव वाइगोत्स्की है और जीन पियाजे हैं। अच्छे से याद कर लेना अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। तो बताइए जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। तो वर्तमान में रजनी जो होती है वो किस नैतिक विकास के स्तर में है? संज्ञानात्मक क्या? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कॉन्वेंशनल। जो रजनी होती है वो अपने दोस्तों के कारण को होते हैं उनको जैसे को तैसा यानी रजनी होती है दोस्त के कार्यों को जैसे को तैसा यानी कि टेट फॉर टेट के आधार पर जांचती है मानसिकता के आधार पर। और ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान में रजनी है वो संज्ञानात्मक नैतिक विकास के उत्तर परंपरागत स्तर पर है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा यानी टिट फॉर टैट जो मानसिकता होती है, मेंटालिटी होती है, उसके आधार पर विश्व के आधार पर क्या करती है? चेक करती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। 3 परंपरागत स्तर दिए थे ना, उसमें से जो पूर्व परंपरागत स्तर है उसमें है। पालक बाहरी तत्व यानी बाहर के तत्वों को जो घटना होती है उसके आधार पर व्यवहार को नैतिक और अनैतिक मानता है। जब व्यक्ति होता है, अब जब बाहर के तत्वों के आधार पर यानी कि बाहर के लोग होते हैं उनके आधार पर और घटना के आधार पर अपने व्यवहार को नैतिक और अनैतिक मानने लगता है तो ये पूर्व परंपरागत होती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती है, पहली होती है आज्ञा और दंड, स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, और दूसरी होती है अहंकार की।
काफ़ी एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि आज्ञा और दंड की अवधारणा किस स्टेज की है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर की है। और अहंकार की अवस्था वो भी इसी की है। लॉरेंस को हॉर्मोन ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3 दी हैं। और तीनों अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 2-2 भागों में बांटा है। इस तरह से इन्होंने 3 अवस्थाएं और 6 स्तर दिए हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3। कौन कौन सी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और इसको कितने स्तरों में बांटा है? 2-2 को बांटा है। 1 को 2 में बांटा है तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी 6 चरण होते हैं इनके और 3 अवस्था कैसी होती हैं? 3 अवस्थाएं और 6 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? When students face difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold students why dash। ऑप्शन ए उनमें असफलता का भय पैदा करके, इनकुलेशन फियर ऑफ फेलर अमोंग देम। हाँ नहीं, ये नहीं कर सकते, जो गलत बात है उनके अंदर आप सफलता का भी कभी पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो निगेटिव में चला जाएगा। बच्चों को कभी वैसा सफलता की ओर अग्रसर करना चाहिए, ना कि उन्हें सफलता का उनके अंदर डर पैदा कर दो। पहले ऐसे ही बच्चे डरे हुए थे और उन्हें डराओगे तो ये सही नहीं है, गलत है, ये निगेटिव वाला नहीं होगा। अगला कह रहा है प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चन टू देम। हाँ, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे जो होंगे उन्हें पाठ प्रदान करने के लिए क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो यहाँ तक आ चुके होते हैं और उन्हें जाना कहाँ तक होता है? यहाँ तक। बीच में उन्हें किसी चीज़ की सहायता जरूरत होती है टीचर की, अगर इतनी उसकी हेल्प कर दे तो ये वाला पूरा हो जाएगा और बच्चे जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ तक है और यहाँ पहुँचने के लिए उन्हें यहाँ पर सहायता नहीं मिली तो वो वहीं पर ढेर हो जाएंगे और अपनी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। बल्कि हमें तो उन्हें सफलता प्राप्त करनी होती है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी सी हेल्प कर देंगे और बच्चे अपनी सफलता जीत लेंगे, अपना लक्ष्य जो भी उन्हें हासिल करना होगा। तो हम उन्हें क्या कर देंगे? आधा समाधान उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। अगला था कि प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर नहीं, पहले से ही बच्चा इतना परेशान है उसे और डिस्ट्रैक्ट कर दो, बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है कि उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें डिस्करेजिंग नहीं, उन्हें करेज दिया जाता है, उन्हें डिस्करेज किया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की का जो वाचन है पाढ़ी आधारभूत सहायता, उसका ऐसा सिद्धांत होता है जो अधिसूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की जो क्षमता होती है उस पर क्या होता है? केंद्रित होता है। विद्यार्थी होता है वो किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान जब समस्या का सामना करता है, यानी कि एक स्टूडेंट है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और इसके दौरान वो किसी डिफिकल्टी का फेस करता है, तो अध्यापक विद्यार्थियों को प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके पाठ प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चे जब टीचर क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं उन्हें आधा समाधान प्रस्तुत करके, क्योंकि मैंने इसे आपको बताया था ना, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, इसके लिए वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्हें यहाँ पे मदद की ज़रूरत है जिससे अपने वो यहाँ पर पहुँच सके। जो यहाँ पर टीचर उसकी हेल्प करेगा उसे ही पाढ़ा ढांचा कहेंगे। ठीक है, यह शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चे के किसी बिंदु पर अटकने पर प्राय संकेत और इशारे प्रदान करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? टीचर एक सुविधादाता के रूप में काम करता है, वो उसे सुविधा प्रदान करता है और बच्चों की समस्याओं को एक बिंदु पर आकर जब वो अटक जाता है तो वहाँ पर उसकी हेल्प करता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाता है, तो उसे पाढ़ा ढांचा कहेंगे। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार पाठ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चों को जो हेल्प दी जा रही है उसकी मात्रा और गुणवत्ता में क्या करने की जरूरत है? बदलाव करने, चेंजेस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम। ऑप्शन ए है लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि लेव वाइगोत्स्की क्या वो कल्चर टूल से संबंधित है। दूसरा है हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर है क्या वो जी फैक्टर इंटेलिजेंस से संबंधित है कि नहीं है। जीन पियाजे हैं स्कैफोल्डिंग, जीन पियाजे के
पाड़ से संबंधित हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। जीन प्याजे तो आ चुके हैं और पाड़ और ढांचा भी मैंने आपको पढ़ाया, तो किससे कौन संबंधित है ये तो आपको पता होना चाहिए। और चौथा था लॉरेस कॉहल वर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, लॉरेस कॉहल वर्ग इमोशनल मैच्योरिटी। बताइए कौन सा विचारों का सही युग्म है। सबसे पहले तो इसे हटा दो, जीन प्याजे पाड़। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि पाड़ या ढांचा इन इसके फोल्डिंग होता है, वो कौन प्रदान कर रहे थे? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा जो टीचर थे वो प्रदान कर रहे थे। यानी ये ढांचा जो है वो किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। साथ ही ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है ये भी किसने दिया था? ये प्रदान किया था किसके द्वारा? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो पाड़ या ढांचा और ZPD ये दोनों लेव वाइगोत्स्की के, ना कि जीन प्याजे, तो इन्हें हटा दो। वही हमारा दूसरा आ जाता है लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स। तो बिल्कुल सही बात है, लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? कल्चरल टूल्स से संबंधित है, ये हमारा सही है। जबकि हार्वर्ड गार्नर जी घटक से नहीं है और लॉरेंस कॉहल वर्ग संवेगात्मक से भी नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है और इसमें बताया जाएगा कि कौन किससे संबंधित है। अच्छे से देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे हमारे सिद्धांतवादी दिए गए हैं और यहाँ उनके द्वारा प्रतिपादित जो विचार हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स की इन्होंने बात की है, जैसे कि मानचित्र हो गया, मैप वगैरह, भाषा यानी लैंग्वेज हो गई, कैलकुलेटर हो गया, ये हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो इनके द्वारा जो कल्चरल टूल्स होते हैं जैसे मानचित्र है, भाषा है, कैलकुलेटर होते हैं, क्या करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं और आदि चेंजेस भी करते हैं, ठीक है, हमारे कामकाज में। वाइगोत्स्की ने सीखने के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। तो हमारे लिए वाइगोत्स्की ने कितनी बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा था? 3। कौन कौन सी है? वाइगोत्स्की के द्वारा पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इनका कौन सा है? ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरा हमारा कौन सा है? पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग। दूसरा भी बताया गया था। पाड़ किससे संबंधित है? जीन प्याजे से। तो गलत, जीन प्याजे से नहीं, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। पहला इनका है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दूसरा इनका है पाड़ और तीसरा इनका है MKO यानी कि अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर्स। पहला कौन सा है? ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग है और तीसरा हमारा MKO है यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी अधिक अदर्स, ठीक है, अधिक जानकार अन्य। दूसरा हमारे कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। कौन है भैया? हार्वर्ड गार्डनर है। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का। इतने बार ये सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है वो आपको बतानी है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कमेंट बॉक्स में अगर आपने बता दिया कि 8 प्रकार की बुद्धि इनकी कौन कौन सी है तो आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ना कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि थी? 8 प्रकार की। कौन कौन सी है बताइएगा, ठीक है। NCERT के अनुसार इनके 8 प्रकार की बुद्धि है। कई बार 7 दे देता है, कि 8 दे देता है, कभी कभी 9 देता है, पर आपको कितनी मानकर चलनी है? 8, क्योंकि आपको फॉलो करना है NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग को। फिर कह रहा है कि चार्ल्स स्पीयर ने जी घटक बुद्धि का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल ये पूछा जा चुका है एक बार कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने कौन सी बुद्धि का प्रकार दिया था? तो जी प्रकार घटक बुद्धि का दिया था, ठीक है। फिर हमारे जीन पियाजे जी आते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई थी? 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। पहली कौन सी थी? संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी कौन सी थी? मूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी। चौथी कौन सी थी? अमूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 इससे अधिक थी, ठीक है, चारों याद रखना। इन्होंने 4 अवस्थाएं थी, मैंने आपको बता दिया। पाड़ या आधारभूत सहायता वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित विचार है। किसने दिया था? देखो, ये पाड़ वाला वाइगोत्स्की ने दिया था, संज्ञानात्मक विकास वाला जीन पियाजे ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने जी घटक दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था।
आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कौन सा था, लॉरेंस कोहलबर्ग था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका, नैतिक विकास का। इन्होंने 3 चरणों में व्याख्या की थी और मूरे द्वारा संवेगात्मक परिपक्वता का विचार दिया गया। तो अगर पूछे संवेगात्मक परिपक्वता का विचार किसके द्वारा दिया है, तो मूरे के द्वारा, और नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया है, तो कोहलबर्ग के द्वारा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन था कि लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण दिया था, ये बिल्कुल सही हमारा आंसर था। जबकि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जी घटक नहीं दिया था। जी घटक किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, इसीलिए गलत हो गया था। जीन पियाजे ने पाड़े या स्कैफोल्डिंग नहीं दिया था। जी पाड़े स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और जीन पियाजे ने संवेगात्मक विकास की बात की थी। और ये हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने संवेगात्मक परिपक्वता की बात नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि संवेगात्मक परिपक्वता की बात किसने की थी, मुरे ने की थी, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की थी। तो याद रखना, हमारे एग्जाम से इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा किसे सम्मानित करती है, अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स डैश। ऑप्शन ए है ज्ञान सृजन की चाह, अर्ग फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सेंस ऑफ एलिटेशन अमोंग स्टूडेंट्स। तो ये तो हटाई, तो विमुखता क्यों करेगी। क्लासरूम कैसी है, प्रोग्रेसिव है, यानी बच्चे जो है प्रगतिशील कक्षा चल रही है, प्रगतिशील हैं। तो इसमें हम विमुखता की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के तो साथ रहेंगे, विमुखता क्यों कहेंगे, तो बकवास है। तीसरा है कि सामाजिक संदर्भ से अलगाव, डिसकनेक्ट फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम समाज के साथ क्या करेंगे, अगर प्रगतिशील कक्षा है तो समाज के साथ हम संदर्भ रखेंगे ना, अलगाव क्यों करेंगे, लगाव होगा ना उनके साथ हमारा, ना कि अलगाव होगा। और इसने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया तो गलत हो जाएगा, कनेक्ट होना चाहिए था। चौथा कह रहा है कि विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, रोड मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर आप हमारी प्रीवियस ईयर सारी देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में दे देंगे। तो ये आप आंसर तुरंत दे देंगे, क्योंकि कंठस्थीकरण, रोड मेमोराइजेशन तो निगेटिव में आता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि पूछ अगर हमसे पॉजिटिव में रहा तो निगेटिव में आंसर होगा नहीं, पॉजिटिव में ही होगा। जैसे कि पूछ रहा है प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम हमें किसकी ओर प्रमोट करती है, यानी सम्मानित करती है, तो पॉजिटिव में पूछ रहा है। तो रोड मेमोराइजेशन निगेटिव में आता है, तो ये तो हट जाएगा। अलगाव निगेटिव में आता है, तो ये भी हट जाएगा। विमुक्ता निगेटिव में आती है, तो ये भी हट जाएगा। जबकि ज्ञान सृजन की चाह इतना अच्छा है ना, तो ये प्रगतिशील कक्षा इसे सम्मानित करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जॉन डीवी, एक अमेरिकी दार्शनिक, ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया। किसने दिया था प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव, जॉन डीवी ने दिया था। कौन से दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। प्रगतिशील शिक्षा जो इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखने, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण से सफलतापूर्वक होता है। इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूल और अधिगम के लिए अंतःक्रिया है वो करनी चाहिए। किसने दिया था प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन, जॉन डीवी। कहाँ के थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, प्रोग्रेसिव लर्निंग, वो किस पे बल देती है, करके सीखने पर, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर देती है। इसीलिए इसके साथ वातावरण के साथ अनुकूल और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा ज्ञान सृजन की चाह सम्मानित करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या करती है, ज्ञान सृजन की चाह को सम्मानित करती है, यानी ज्ञान को सृजन करने की, यानी कि ज्ञान लेने की, ज्ञान को प्रकट करने की जो चाह होती है, जो इच्छा होती है, उसको सम्मानित करती है। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसमें विश्वास करती है, यानी कि ये बच्चा ऐसा कर जाएगा, इस बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो वो उनको निगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लेती है और बच्चों को उनकी राह तक पहुंचाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए कई सारे अवसर होते हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। और एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, यानी सोशल प्रोसेस होती है। कौन सी, अधिगम, यानी कि लर्निंग। विद्यार्थी आपस में जो होते हैं वो प्यार से रहते हैं, विमुखता का भाव सामाजिक संदर्भ से आपस में प्रेम से रहते हैं, ना कि उनमें विमुखता का भाव होता है, ना ही वो सामाजिक संदर्भ
से उनका लगाव होता है, वो उनका सामाजिक संदर्भ समूह से लगाव होता है। विषय वस्तु कंठस्थरण करते नहीं हैं, वो इसमें चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रगतिशील समुच्चय जो सम्मिलित नहीं करते हैं। कौन कौन से नहीं करते हैं? तो परस्पर विमुखता का भाव, विमुखता का नहीं होगा, सम्मुखता का होगा। अलगाव नहीं होगा, लगाव होगा। कंठस्थीकरण नहीं होगा, ज्ञान का सृजन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुलिका का नृत्य और योग कला में निपुण है। मधुलिका जो है वो नृत्य करने में, डांस वगैरह में और योग कला में कैसी है? बहुत ही ज़्यादा निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, निपुण का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दक्ष है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे से वो कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पश्चात किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी शॉर्ट्स आपको मिलेगा और एक वीडियो भी लॉन्ग में मिलेगा। मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड Garner, she has high levels of dash intelligence. ऑप्शन ए अंतः व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी है अंतः व्यक्तित्व इंटरपर्सनल, ऑप्शन सी है शारीरिक गति संवेदी वर्डली काइनेस्टिक और ऑप्शन डी है संगीतात्मक यानी कि म्यूजिकल। तो बताइए इसके पास कैसी बुद्धि है? सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शारीरिक गति संवेदी। क्यों? मधुलिका क्या कर रही है? डांस अच्छा कर रही है। डांस में क्या होगा? उसकी जो बॉडी होगी यानी बॉडी जो काइनेस्टिक होगी यानी शारीरिक उसमें गति होगी, शारीरिक गति करेगी ना। और योग कला, योग में भी क्या किया जाता है कि अपनी बॉडी जो होती है वो आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप ध्यान करते हैं जब, तो शारीरिक गति के द्वारा ही तो करते हैं। तो नृत्य वगैरह है, योग वगैरह है, तो इन सब में क्या होती है? शारीरिक गति संवेदी ये होती हैं। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की। मैंने आपसे पूछा है कौन कौन सी, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये शारीरिक गति होगी, संगीतात्मक, अगर वो गाना अच्छा गाती है, बहुत सुंदर गाना गाती है तो उसकी संगीत वाली बुद्धि अच्छी है, और अगर वो नृत्य वगैरह करती है तो वो उसकी शारीरिक बुद्धि अच्छी है। हमारा अगला व्याख्या कह रही है कि मधुलिका नृत्य में और योग कला में कैसी है? निपुण है यानी कि दक्ष है। और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास कैसी बुद्धि है? शारीरिक गति संवेदी की बुद्धि है, उच्च स्तरीय है। हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है। उसी प्रकार में से एक बुद्धि होती है शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। इसे सीखने की शैली होती है जो कि शरीर की गतियों के द्वारा की जाती है। इसमें बुद्धि हाथ और शरीर के संचालन का नियंत्रण करने के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम से शारीरिक रूप से सूचना को, क्षमता को संदर्भित करती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। वैसे तो मैंने आपसे पूछा है बताइएगा, लेकिन हम आपको दिखा भी रहे हैं, तो आप इसको हुबहू छाप भी सकते हैं जिससे आपको ये रिवाइज हो जाए अच्छे से, क्योंकि जब यार हम जब लिखते हैं चीज़ें तो हमें अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की। पहली कौन सी है? शारीरिक गति संवेगी, जो कि उसके शरीर की वो नृत्य वगैरह योग वगैरह करती थी। दूसरी थी भाषाई, तीसरी थी तर्की गणितीय, संगीतात्मक, दिव्य स्थान, अंतर्व्यक्तित्व, अंतःव्यक्तित्व और प्रकृतिवादी। 8 प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की दी है। कौन कौन सी? पहली है शारीरिक गति संवेगी, दूसरी है भाषाई, तीसरी है तार्किक गणितीय, चौथी है संगीतात्मक, पांचवी है दिव्य स्थान, छठी है अंतराव्यक्तित्व, सातवीं है अंतःव्यक्तित्व, आठवीं है प्रकृतिवादी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। ये सीधे प्रतिनिधित्व करता है। ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन अ टीचर इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू बाय फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चंस, दिस डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स, यानी कि एक हमारी प्रश्नोत्तर सत्र हो रहा है, उसमें क्या कर रहा है कि जो टीचर है वो सिर्फ लड़कों को क्या दे रहा है कि उनके जो भ्रम होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने का अवसर दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा। तो ये कर क्या रहा है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर सशक्तिकरण। गलत। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि अगर एक किसी विशेष को आगे बढ़ाने की कोशिश करे पर आगे तो नहीं बढ़ा रहा है, तो प्रश्नों को लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहा है, लड़कों को प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, तो सशक्तिकरण तो होगा नहीं। दूसरा है जेंडर समानता, जेंडर इक्वालिटी, यानी लड़कों को भी प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, लड़कियों को भी समान रूप से कोई भेदभाव किए बिना, तो वो होता है जेंडर समानता। तो ऐसा तो वो कर नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है जेंडर वाइज यानी जेंडर पक्षपात का मतलब होता है कि सिर्फ लड़कों को प्रश्न पूछने से अवसर देना, लड़कियों को नहीं, या फिर सिर्फ लड़कियों को प्रश्न पूछने देना, लड़कों को नहीं। एक जेंडर के साथ पक्षपात करना ही जेंडर पक्षपात होता है। तो यही कर रहा है टीचर, क्या कर रहा है कि सिर्फ लड़कों से वही प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, लड़कियों को दे नहीं रहा है, तो ये तो जेंडर पक्षपात होगा ना।
और जेंडर पैरिटी जेंडर समतुल्यता होता है कि एक किसी जेंडर को आप आगे बढ़ाना, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात। ठीक है, और जेंडर सशक्तिकरण होता है कि एक जेंडर का एम्पावरमेंट करना, उसे सशक्त बनाना, तो ऐसा कुछ है नहीं। समानता का मतलब दोनों को समान समझना, पक्षपात का मतलब होता है पक्षपात करना, तो पक्षपात ही कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक है वो केवल लड़कों को ही भ्रम और प्रश्न पूछने के क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से जेंडर पक्षपात के किसकी जेंडर पक्षपात की प्रस्तुतिकरण कर रहा है। वो सिर्फ लड़कों को ही प्रश्न पूछने दे, लड़कियों को नहीं, तो भी जेंडर पक्षपात है। सिर्फ लड़कियों को ही प्रश्न पूछने दे, लड़कों को नहीं, तो भी जेंडर पक्षपात है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक जेंडर को ही महत्व दिया जाता है, अगले को नहीं। इसे हम लिंग पूर्वग्रह भी कहते हैं। जरा अच्छे से देख लेते हैं कि जेंडर पक्षपात होता क्या है। जेंडर पक्षपात यह उस विश्वास को संदर्भित करता है कि जब कोई व्यक्ति एक लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक प्राथमिकता देता है, यानी कि हमारे ये दो होते हैं, एक बॉयज होता है, एक गर्ल्स होता है। जब बॉयज़ को महत्व देना गर्ल्स को नहीं, तो जेंडर पक्षपात है, या सिर्फ गर्ल्स को महत्व देना बॉयज़ को नहीं, तो जेंडर पक्षपात है। ठीक है, एक लिंग की तरफ ये ज़्यादा प्राथमिकता देता है, दूसरे को नहीं। यह अचेतन पूर्वग्रह या निहित पूर्वग्रह का एक रूप है जो तब होता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए कुछ व्यवहार और रूढ़िवादिता को आश्रय देता है। मतलब ये इसीलिए लड़कों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछने दे रहा है कि लड़के स्मार्ट होते हैं, लड़कियां बुद्धू होती हैं, उन्हें क्वेश्चन पूछने दिया ही नहीं जा रहा है क्योंकि उन्हें कुछ आता जाता ही नहीं, बकवास क्वेश्चन पूछेंगे शायद इसीलिए, क्योंकि रूढ़िवादिता को आश्रय दे रहा है। ये वे व्यवहार है जो एक लिंग के प्रति पक्षपात को दिखा रहा है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम, और हाँ, आप अगर आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आप अपनी मानसिकता ऐसी रख लीजिए कि आपको पक्षपात नहीं करना है। अगर आप एक महिला टीचर हैं तो आप सिर्फ महिला लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप दोनों जेंडरों को लेकर चलें, यानी कि आपके क्लासरूम में बॉयज़ भी होंगे तो गर्ल्स भी होंगी, तो दोनों को आपको एक साथ लेकर चलना है। यानी ये कह रहे हैं कि आप एक लड़की है तो लड़की हो आगे बढ़ाएं, लड़कों को सवाल पूछने का बिल्कुल लड़कों को सवाल पूछने का अवसर ही ना दें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जेंडरों को प्राथमिकता देंगे, चाहे बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स है। इसके अतिरिक्त अगर आप मेल टीचर हैं तो भी आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप दोनों जेंडरों को लेकर चलें, ना कि सिर्फ गर्ल्स को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ बॉयज़ को। ठीक है, दोनों का बराबर हकदार, क्योंकि शिक्षा में क्योंकि दोनों का हक होता है शिक्षा प्राप्त करना, और हाई एजुकेशन होती है। और टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दोनों को लड़का लड़की नहीं समझते हैं, हम दोनों को एक ही समझते हैं। आपको ऐसा ही लगता है कि हमारे ये विद्यार्थी हमारे सामने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। स्टूडेंट्स का मतलब होता है छात्र और छात्रा दोनों। ठीक है, ये हमारे सामने कौन बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थी उन्हें समझना चाहिए, ना कि स्पेशल एक जेंडर समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग पेस आर अ रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए है केवल आनुवांशिकता का, हेरिडिटी ओनली। ऑप्शन बी है केवल पर्यावरण का, एनवायरनमेंट ओनली। ऑप्शन सी है आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चौथा है ना तो आनुवांशिकता का ना ही पर्यावरण का, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट। तो बताइए कि अधिगम की दर में जो व्यक्तिगत अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लर्निंग के पेस में, किसका परिणाम होती हैं, तो ये हमारे आनुवांशिकता का भी होती है और पर्यावरण का भी होती हैं, तो दोनों का हो जाएगा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि व्यक्तिगत विभिन्नता लोगों की विशेषताओं और व्यवहार के स्वरूप के बीच विशिष्टता और भिन्नता का उल्लेख करती है। क्या करती है, अलग अलग विभिन्नता यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या करती है, इन लोगों की जो विशेषताएं होती हैं और जो व्यवहार होता है इनके स्वरूप के बीच अलग अलग विशिष्टताएं और भिन्नता का उल्लेख करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू जैसे कि बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, योग्यता है, इन लोगों के बीच भिन्नता या समानता का भी उल्लेख प्राय देखने को हमें मिलता है। अधिगम की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमारे आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का, पर्यावरण एंड एनवायरनमेंट दोनों का क्या होती है, परिणाम यानी कि रिजल्ट होती हैं। आनुवांशिकता से हमें जीन, गुणसूत्र, साइटोप्लाज्म ये सब निर्धारित होते हैं। आनुवांशिकता से क्या निर्धारित होते हैं, जीन, गुणसूत्र और साइटोप्लाज्म। इसके अतिरिक्त पर्यावरण का निर्धारण हमारी फैमिली, परिवार, स्कूल का समाज, यानी कि स्कूल का जो हमारी सोसाइटी का स्कूल का समाज होता है उससे, पास पड़ोस, नेबरहुड और काम के स्थान से होता है। इस तरह
तरह से आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों कारक संयुक्त रूप से वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। आपने देखा भी होगा कि सिर्फ आनुवंशिकता से ही तो हमारा विकास नहीं हो जाता है, सिर्फ हमें जीन, गुणसूत्र, साइटोप्लाज्म इनके द्वारा तो निर्धारित होते नहीं, क्योंकि इन सब के द्वारा हमारी विकास का एक दर विकसित होती है और दूसरी दर हम जब जाते हैं हमारे पर्यावरण में, अपने परिवार में, अपने स्कूल समाज में, पास पड़ोस में, काम के स्थान में, तो वहाँ विकसित होती हैं। क्योंकि समाज ही तो हमारा प्राणी होता है, सामाजिक, क्योंकि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी होता है ना, इसीलिए दोनों के द्वारा हमारा बुद्धि और विकास प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट? ऑप्शन ए है कि आकलन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा किया जाना चाहिए। असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑकर्स ओनली द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तीसरा कह रहा है कि मानदंड संदर्भिक मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। क्राइटेरिया रिफ्रेंडेड टेस्ट यूज नॉलेज एज द टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेरिजन। चौथा है कि अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स आल्सो। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो। अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करता है। हमारी व्याख्या कह रही है कि आकलन यानी कि असेसमेंट होता है वो ऐसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर का क्या कर पाएगा, लर्न कर पाएगा, यानी कि सीख पाएगा, किस स्तर पर अधिगम को ग्रहण करने में वह समर्थ होगा, उसे अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करता है। अधिगम के लिए आकलन को वृत्ताकार रूप में और अधिगम की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हम देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? आकलन को वृत्ताकार रूप में और अधिगम की एक प्रक्रिया होती है उसके भाग के रूप में हम देखते हैं, जिससे शिक्षार्थी अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में कैसी भूमिका निभाता है? केंद्रीय। इससे छात्रों की क्षमताएं, आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग को रचनात्मक आकलन के रूप में भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? इन ऑर्डर टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग अमोंग स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन बाय अ टीचर? पहला है कि खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनके अपसारी चिंतन शामिल हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी है वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, क्वेश्चन रिक्वायरिंग यस और नो आंसर। ऑप्शन सी है एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, क्वेश्चन रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर। और ऑप्शन डी है वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यय स्मरण शामिल है, क्वेश्चन रिक्वायरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें सारी चिंतन शामिल होते हैं। ठीक है, ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन जिसमें रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो जिसमें हमारी डाइवर्जेंट रिक्वायरिंग होती है। ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि आमतौर पर यानी जनरली प्रश्नों का उपयोग देखने के लिए किया जाता है कि छात्र क्या जानते हैं, इसलिए उनकी प्रगति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि बच्चों कितना उन्हें पता है, कितना उन्हें जानते हैं, कितना उन्हें किसी चीज़ के बारे में समझ है, ये जानने के लिए प्रश्न जो है वो पूछते हैं। प्रश्नों का उपयोग छात्रों के प्रेरणा देने के लिए, उनके चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उनको विकसित करने के लिए वे कर सकते हैं। उनमें समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? खुले अंत वाले, जिससे अपसारी चिंतन जो होती है वो शामिल होती है। और खुले सवाल छात्रों के पाठ्य पुस्तक पर आधारित जवाबों से कैसे होते हैं? अलग होते हैं, इसलिए कई प्रकार के उत्तर उनमें निकल आते हैं। इससे शिक्षकों को विषय वस्तु, छात्रों की समझ और आकलन करने में मदद मिलती है। जैसे कि कोई रटे रटाए प्रश्न नहीं होते, उसके आंसर हमें मिल जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे बच्चों को कई प्रकार से सोचने का अवसर मिले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स डेज। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या, स्टैंडर्ड करिकुलम। ऑप्शन बी है रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन सी है अगम्य इमारती ढांचा, इनअसेसिएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑप्शन डी है विविधता को स्वीकृति, कंसीडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो बताइए निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा
शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? देखो, मानकीकृत पाठ्यचर्या की तो होगी ही नहीं, समावेशी शिक्षा में हमसे बढ़ावे की बात पूछी है, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या तो निगेटिव में आता है, तो ये तो नहीं होगी। और स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे देना बिल्कुल गलत बात है। रूढ़िबद्धता का मतलब होता है कि एक परंपरा जो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है उसे हम रूढ़िबद्धता कहते हैं, जो विशेष जेंडर की तरफ होती है। जैसे कि लड़कियां होंगी वो घर पे खाना बनाएंगी और जो लड़के होंगे वो लड़के बाहर जाकर कमाई कर लाएंगे, ये रूढ़िबद्धता, इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही तीसरा कह रहा है कि अगम्य इमारती ढांचा, ये भी गलत है। तो हमारी समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विविधता को स्वीकृति। हमें क्या करना चाहिए? हमें विविधता को यानी अलग अलग जो डाइवर्सिटी है उसको, अलग अलग लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। भारत तो है ही विविधता का देश, अलग धर्म, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा, अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें इसको स्वीकृति देनी चाहिए समावेशी शिक्षा में। अच्छा, समावेशी शिक्षा होती क्या है? एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इस शिक्षा की सच में वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए विविधता में स्वीकृति देनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। क्या होता है? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सामान्य बालक यानी कि जो नॉर्मल बालक बालिकाएं होते हैं वो, और दूसरे होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाएं। कुछ मेंटल डिसेबिलिटी होती है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो वो वाले बच्चे दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में विविधता को स्वीकृति की हमें आवश्यकता है, और विविधता को जब हम स्वीकारते हैं और उसका प्रचार, समावेशी की मुख्य विशेषता ये है कि उसमें सभी बच्चों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल कर लिया जाता है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन वाला है। हमारा विकथन कह रहा है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ऐसे बच्चों को सुविधा वंचित होते हैं यानी उन्हें उतनी प्रकार की सुविधा नहीं मिल जा पाती जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उससे वंचित होते हैं। तो उस समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी जो नीड्स होती है उसको संबोधित करने के लिए अध्यापक को अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। क्या ये सही है? टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स, टीचर्स शुड नो अबाउट देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और हमारा दूसरा रीजन कह रहा है यार वाला कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन माइंड। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ए और दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू, ये वाला तो सही था लेकिन आर इज फॉल्स, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्यों गलत है। सुविधाहीन और वंचित समूह, यानी सुविधाहीन जो बच्चों को सुविधा जरूरत है वो सुविधा से अलग रहना, यानी सुविधा उन्हें ना मिल पाना, उनसे हीन होना यानी अलग होना। तो सुविधाहीन और जो वंचित समूह के शिक्षार्थी हैं उनको संबोधित करने के लिए एक जो टीचर है उसको सभी छात्रों के बीच जो अपनेपन की भावना और सहयोग की भावना है उसको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जो टीचर है उन्हें उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को क्या करना चाहिए? भली भांति जानना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो किस संस्कृति से आए हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या, उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है, तब तो कभी जानेंगे ना उनकी आवश्यकताओं को पूरा। जब उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानेंगे तो उसके बारे में जानना चाहिए, ये तो बुरी तरह से सही है। उन्हें पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री या भौतिक वातावरण के अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए ये सही
सही है, किंतु वर्गीय पाठ्यचर्या की कल्पना औसत विद्यार्थियों में रखकर जानी चाहिए, गलत है। क्यों भैया औसत विद्यार्थी क्यों रखकर क्यों करनी चाहिए? तो ये हमें रखकर उन्हें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये और आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? डिसलेक्सिया इज अ डेज डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक लर्निंग, अधिगम विशिष्ट। ऑप्शन बी है सेंसरी यानी कि संवेदी। ऑप्शन सी है बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक। और ऑप्शन डी है मोटर यानी कि गत्यात्मक। तो बताइए पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता? तो काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि अधिगम विशिष्ट यानी स्पेसिफिक लर्निंग। जो डिसलेक्सिया होती है वही तारे जमीन पर वाला इंसान अवस्थी, उसे क्या करते थे? अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत होती थी, वो अक्षरों वर्ड्स को क्या पढ़ते थे? उल्टा पढ़ता था, ठीक है। बी को डी पढ़ता था, वो उल्टा पढ़ता था, इसलिए पठन वैकल्य डिसलेक्सिया है वो अधिगम विशिष्ट वाली प्रॉब्लम होती है। और जो मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम होती है वो डिस्कैलकुलिया होती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पठन वैकल्य यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो अधिगम विशिष्ट विकलांगता है, यानी बच्चों को लर्निंग करने में क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम होती है। यह आमतौर पर अधिगम के विकारों के एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बोलने के लिए, पढ़ने में, लिखने में और शब्दों का जो उच्चारण होता है उसको करने की क्षमता को क्या करता है? इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। हो सकता है कि बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ने और बिल्कुल भी पढ़ने में असमर्थ हों। इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे जो होते हैं वो हो सकता है कुछ वर्ड्स को क्या पढ़ें? गलत पढ़ लें। जैसे कि हमने कहा भी गया था कि जो शाह है, शाह को क्या पढ़ें? बाज पढ़ दें यानी उल्टा पढ़ लें। और जो डी था उसको क्या पढ़ लें? डी पढ़ दें, उल्टा पढ़ लें, या गलत पढ़ लें। हो सकता है कि पढ़ ही ना पाए, बिल्कुल पढ़ने में वो असमर्थ हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। बेसामान शब्दों, अक्षरों की ध्वनियों और अक्षरों के समान आकार के बीच भ्रमित हो सकते हैं। वही मैंने आपको बताया, बी को डी पढ़ेंगे और 6 और 9 के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्र 6 और 9 के बीच भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो 6 है और इसको अगर उल्टा कर दो तो 9 हो जाएगा, तो वो उल्टा समझते हैं तो वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे। जो सा होता है उसको अगर उल्टा कर दो तो ये बाज हो जाएगा, तो वो इन्हें क्या करते हैं? उल्टा पढ़ते हैं, इसी इनके बीच में भ्रमित हो जाते हैं। और वे सागोबाज के रूप में पढ़ सकते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या होती है। सबसे पहले दिमाग में याद रखना कि डिस्लेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पढ़ने संबंधी यानी अधिगम संबंधी जो हमारी अधिगम संबंधी विकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि में से कौन सा स्वावलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर? ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, इंसिस्टेंस ऑन चेंज इन रूटीन। ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय शब्द भंडार, एडवांस वोकैबुलरी। ऑप्शन डी है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंट टू चेंज इन इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इम्पायर्ड कम्युनिकेशन यानी कि बाधित संप्रेषण, जो स्वावलीनता विकार है उसका विशिष्ट लक्षण होता है इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन यानी बाधित संप्रेषण। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्वावलीनता यानी कि जो ऑटिज्म है एक विकासात्मक विकार होता है जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ये स्वावलीनता कौन सा है? एक विकासात्मक विकार है, ज़्यादातर किसमें ज़्यादा जाता है? बच्चों में, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन जाता है। ये मुख्य रूप से एक जटिल स्थिति होती है जिसमें संचार करने के लिए उस व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये मस्तिष्क में अंतर के कारण हो सकता है। क्यों होता है? माइंड में क्या होता है? सबकी मेंटल एबिलिटी में डिफरेंस होता है। और स्वावलीनता विकार के कई सारे लक्षण भी होते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से लक्षण होते हैं स्वावलीनता विकार के। पहला है कि बच्चों में आंखों के संपर्क की कमी। बच्चों में क्या होता है? वो आंखों से सही से संपर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि क्रियाओं को बार बार दोहराना। वो एक ही क्रिया को क्या करते हैं? बार बार उसे दोहराते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा अगर बार बार क्रिया को दोहराता है मतलब उसे ऑटिज्म है। वो आंखों से संपर्क नहीं कर पाता तब भी ऑटिज्म है। अन्य लोगों पर ध्यान ना देना, वो बाकी लोगों पर क्या करता है? ध्यान नहीं देता और अपने में खोया रहता है। चीज़ों को समझने या भाषण, हाव भाव, चेहरे के भाव या आवाज़ के स्वर का उपयोग करने में उसे क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। उसे क्या करने में? चीज़ें जो होती हैं उसको समझने में, उसे भाषण देने में, उसके हाव भाव, चेहरे का होता है उसके भाव को, किसी भी आवाज़ के स्वर का उपयोग करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति से वो असहज महसूस करता है बातचीत करने में, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्या वो सही से लोगों से बातचीत भी नहीं कर सकता, बहुत ही असहज महसूस होता है उसे। वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। वो अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को क्या कर पाता है? व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
कक्षा में विशिष्ट योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। द नीड्स ऑफ लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज इन अ क्लास कैन बी शटर्ड बाई। ऑप्शन ए की श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी। ऑप्शन बी है मानकर निर्देश देकर गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी है केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके अटेंडिंग ओनली टू द नीड्स ऑफ कॉमन लर्नर्स। तो ओनली लग गया है तो गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके इग्नोरिंग लर्नर्स हैविंग डिफरेंट नीड्स। बिल्कुल गलत है। हमने आपको पहले ही कहा था कि निगेटिव को नहीं लेना है। ओनली लग गया है तो हटा ही दो। फिर इसने कह रहा है कि उपेक्षा कर दो, उपेक्षा नहीं, इग्नोर बिल्कुल बच्चों को नहीं करना है। फिर कह रहा है मानकीकृत निर्देश, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीखने की विभिन्न क्षमताओं वाले जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने में रचनात्मकता, समय और ये समझने की इच्छा शामिल है कि एक छात्र सबसे अच्छा कैसे सीख सकता है। मतलब एक जो स्टूडेंट है वो सबसे अच्छा कब सीख सकता है, किस तरह से। सही शिक्षण सामग्रियों या उपकरणों के साथ शिक्षक अपने प्रत्येक छात्र तक पहुंच सकता है। क्या करके जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो अच्छे से उनका यूज करके वो क्या कर सकता है कि प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता है उन्हें पूरा कर सकता है और उनकी लर्निंग उन्हें अच्छे से दे सकता है। ठीक है, चाहे सीखने की शैली कितनी विभिन्न क्यों ना हो, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें श्रेणीबद्ध कठिनाइयों का कार्य देकर की जा सकती है। मतलब अलग अलग बच्चों की समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो किस तरह से कौन कैसे कार्य कर सकता है इसके लिए हम उसके टास्क वगैरह अलग अलग तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को टेस्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन डैश मैनर। ऑप्शन ए है संदर्भ से हटकर, डी कनेक्चुअलाइज्ड, ऑप्शन बी है अप्रासंगिक इररिलेवेंट, ऑप्शन सी है बहुत ही अमूर्त वेरी एब्स्ट्रैक्ट और ऑप्शन डी है संयोजित यानी ऑर्गेनाइज्ड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज यानी कि संयोजित। अधिगम यानी कि लर्निंग है वो तब अर्थपूर्ण होती है, यानी कि तब उसका जो होता है वो मीनिंगफुल होती है, तब उसका अर्थ होता है जब जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, संयोजित यानी ऑर्गेनाइज के रूप में प्रस्तुत की जाती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के अधिगम के उन तरीके का वर्णन करता है जो अधिगम को सुखद बनाता है। सुखद मतलब सुख प्रदान करता है। क्या प्रभावी अधिगम यानी एक इफेक्टिव लर्निंग तब होती है, शिक्षण के जो तरीके होते हैं वो अधिगम यानी लर्निंग को हैप्पी बनाता है। ठीक है, ये नहीं है कि बोझ वाली बना दो कि बच्चा सीखना ना चाह रहा फिर भी उसे सिखाओ। जब कर अधिगम को सुखद बनाएंगे तो वो अच्छे से उन्हें सीख पाएंगे। इसकी कई विशेषताएं होती हैं जैसे कि छात्र अवधारणाओं या पाठ को सार्थक तरीके से अधिगम के लिए अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्निंग में सक्रिय रूप यानी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि पैसिवली। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। अगर एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे अच्छे से हैप्पीली उसे सीख पाएंगे। जो भी हम खुश होकर सीखते हैं वो हमारे पास काफ़ी दिनों तक मौजूद वो उसे हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर ठोस अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है तथा विषय वस्तु को संयोजित करने के रूप में प्रस्तुत करता है। अभी मैंने आपको बताया सक्रिय रूप से इसमें जुड़ जाते हैं और संयोजित रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्या है कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्वयं के जो अधिगम होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने लक्ष्यों के अनुसार अपने जो तरीके हैं उन्हें सीख सकें। अतः अधिगम तब अधिक पूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस यानी कि एक जो टीचर है वो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की अवधारणा है उसको समझा रहा है। और टीचर रियलाइज डैट एक जो अध्यापक है वो महसूस करता है कि स्टूडेंट्स हैव सेवरल मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि जिस अवधारणा को वो समझा रहा है उसके विरुद्ध कई सारी भ्रांतियां मतलब कई सारी गलत चीज़ें उसके माइंड में पहले से ही भरी पड़ी हैं। तो
हाउ शुड शी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगी, यानी कि ऐसी प्रतिक्रिया उसे इस परिस्थिति में देनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीधे साधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, रिजेक्ट दोस मिसकंसेप्ट्स। इसमें हाँ, भ्रांतियों को अस्वीकार तो कर देना चाहिए पर सीधे सीधे नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये भ्रांतियाँ हैं और इनका ये होगा, तो मतलब उन्हें अगर सही रूप में नॉलेज दे दें तो गलत नॉलेज तो उनके दिमाग से हट जाएगी ना। लेकिन हम सीधे कह देंगे कि ये जो आपने पढ़ा है वो गलत है, मतलब अस्वीकार कर दो, पर सीधे सीधे मतलब उन्हें समझाओ कुछ ना, मतलब उन्हें समझाएं कुछ ना, मतलब उन्हें कुछ भी ना समझा कर ऐसे ही कर दो, तो गलत होगा ना, समझा कर करना चाहिए, तो इसलिए पहला हट जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग बिहाइंड दो मिसकंसेप्शन। हाँ, ये कर सकते हैं, बच्चों की क्या तर्क है इसके बारे में, जो भी उन्होंने जो भ्रांतियाँ हैं, जो भी उन्होंने कुछ पहले से ही अपने माइंड में एक कॉन्सेप्शन मिसकंसेप्शन बना के रखा है, तो क्यों बना के रखा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये सब अगर हम जान लेंगे इसकी भ्रांतियों को हटा पाएंगे। तो ऑप्शन भी सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देने चाहिए, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू नोट मेमोराइज करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये तो गलत हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, निर्देश हम दे नहीं सकते, और कंठस्थ कराने के लिए क्यों कहेंगे, रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा मिलता है वो हमें देना नहीं चाहिए। और अगला कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्वरण का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, एलिमिनेट दोज मिसकंसेप्शन यूजिंग निगेटिव रेनफोर्समेंट। एक तो आप निगेटिव रेनफोर्समेंट का प्रयोग करें और इसे मिटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। जब तक उसके माइंड में जो भ्रांतियाँ हैं वो क्यों हैं ये नहीं जानेंगे, तब तक उनके बारे में मतलब जो तर्क है उसे नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भ्रांतियों एक विचार प्रक्रिया है, भ्रांतियाँ क्या है, एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जानती हैं। भ्रांतियाँ क्या होती है, मतलब ये गलत प्रक्रिया होती है, विचारों की गलत होते हैं जो कि पूरी जानकारी की कमी यानी कि पूरी जानकारी में सही से नहीं होती के और ये गलत दिशा में चले जाते हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जो ये भ्रांतियाँ हैं ये ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा वे आलोचनात्मक सोच विकसित करने में बहुत सहायक हैं। यानी कि एक जो स्टूडेंट्स है उसमें कई सारी गलत भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, क्यों, क्योंकि आपने उसे सही से नहीं पढ़ाया, किसी के बारे में आपने उसे जानकारी दी और वो जानकारी कैसी निकली, गलत निकली, फिर आपने उसको सही जानकारी नहीं दी और वही जानकारी चलती रही तो वही उसके लिए भ्रांति बन जाएगी और आगे चल के वो उसे ही सही समझने लगेगा। ठीक है, गीता आलोचनात्मक सोच विकसित करने में बहुत सहायक है। इसके बगैर बच्चा अपने विचारों को सामने नहीं रख पाएगा और चीज़ों को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते हुए अगर टीचर ने महसूस किया है कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ हैं, तो उस अध्यापक की क्या ज़रूरत पड़ती है कि उस भ्रांतियों को क्यों गलत क्यों उसके अंदर भ्रांति आएंगी, उस तर्क को जाने। ठीक है, अगर वो तर्क को जान लेगा तो उन भ्रांतियों को वो दूर कर पाएगा और उसकी भ्रांतियों को दूर करके सही ज्ञान प्रदान कर पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, रेडीनेस टू लर्न अमोंग स्टूडेंट। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली, प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, मेरी व्याख्या कह रही है कि एक अवधारणा एक गुण या किसी स्थिति या विश्लेषण की इकाई की विशेषता है। क्या एक जो अवधारणा है वो किसी एक गुण, किसी भी स्थिति के विश्लेषण की इकाई की क्या है, विशेषता है, जिसमें किसी की रुचि हो सकती है। वे निश्चित रूप से किसी घटना के किसी पहलू के बारे में एक विचार होता है। विद्यार्थियों को इस अवधारणा के बारे में समझते हुए कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ।
इसके तहत विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को उसके नए वाले ज्ञान को ऐसे ऐड कर देना और सहज वातावरण उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू build न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग through explorations, experiments, and various practical activities while teaching science subject. He wants to promote रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नए ज्ञान और समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह देश को बढ़ावा देना चाहता है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिकता यानी कि साइंटिफिक रीजन। ऑप्शन बी है तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी है रोट मेमोराइजेशन यानी कंठस्थीकरण। तो ये सबसे पहले रोट मेमोराइजेशन काट दो, क्योंकि कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा टीचर नहीं देगा। ठीक है, वो समझने पर देगा, बल अंडरस्टैंडिंग को बल देगा, ना कि रट्टा मरवाने पर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि पैसिव इमिटेशन यानी कि अनुकरण। कैसा पैसिव? गलत, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होगा, हमेशा एक्टिव होना चाहिए ना कि पैसिव। तो है कि कौन सा इसमें थर्ड फोर्थ तो हट ही गया है, तो थर्ड इसमें है, ये हटा दो, फोर्थ इसमें है और थर्ड इसमें है। बचा कौन सा? ऑप्शन ए ही बचा कि पहला दूसरा वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन है, साइंटिफिक रीजन और लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगली व्याख्या भी कह रही है कि जो रमेश है वो विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण को, प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियाँ होती हैं उनके माध्यम से क्या करता है कि बच्चों को नए ज्ञान को समझ बनाने के अवसर क्या कहता है? प्रदान करता है। वह वैज्ञानिक तर्क और जो तार्किक चिंतन होता है उसको बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक तर्क को नई समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में क्या करता है? परिभाषित, जिसमें सामग्री, प्रक्रियात्मक और ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण सोच जो होती है वो शामिल होती है। तार्किक सोच, कोई भी मतलब जो हमारी तार्किक सोच होती है वो क्या होती है कि कोई हमारे पास समस्या आ जाती है उसको सॉल्व करती है और साथ ही किसी समस्या का मूल्यांकन करने और जो तार्किक समाधान के साथ आने की प्रक्रिया होती है और चिंतन का उच्चतम रूप इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिंतन का उच्चतम रूप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाई टीचर अंडरस्टिमेट्स एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्या करता है? कम महत्व देती है। ऑप्शन ए है लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ऑप्शन बी है इंक्वायरी यानी कि पूछताछ। ऑप्शन सी है डिस्कशन यानी चर्चाएं और ऑप्शन डी है डिस्कवरी यानी कि खोज अन्वेषण। सेम जरूर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर। अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो व्याख्यान या लेक्चर विधि होती है इसमें अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की क्या होती है? सक्रिय भूमिका को एक कम महत्व देता है। आपने देखा होगा कि अगर एक क्लासरूम में हम लेक्चर मेथड कर रख देते हैं तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उन्हें सही से समझ में नहीं आता, अब लेक्चर देकर चले जाते हैं। इसको कम महत्व दिया जाता है, जबकि इंक्वायरी, डिस्कशन और डिस्कवरी इन सबको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और हमने पूछा है कम दिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि व्याख्यान विधि सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। बिल्कुल सही बात है, जो व्याख्या है वो पहले की समय की जाती थी और तब से लेकर आज तक की जाती है, तो मतलब सबसे सरल है यानी ईजी है और सबसे ज़्यादा कैसी है? प्राचीन है, पुरानी। इसमें अध्यापक क्या करता है कि किसी विषय पर कक्षा में व्याख्या देता है और छात्र होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है और वो उसमें प्रश्न भी पूछते नहीं है जब तक पूरी व्याख्या खत्म नहीं हो जाती है। उनमें उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि वो पॉजिटिव ना होकर इसमें निगेटिव यानी कि एक्टिव ना होकर इसमें पैसिव होते हैं, तो निष्क्रिय होता है, तो बिल्कुल गलत है ये, ऐसी मेथड नहीं अपनाना चाहिए। अध्यापक द्वारा अपनाई गई व्याख्यान विधि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्या करता है? कम महत्व देता है, जबकि पूछताछ है, चर्चाएं हैं, खोज अन्वेषण विधि है, ये सब अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देते हैं। यानी हमें अपने क्लासरूम में ये सारी एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ये जो लेक्चर मेथड है इसको कम महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को पैसिव लिसनर बनाते हैं, लेकिन हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। इंटरेंसिक मोटिवेशन मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू
वॉलंटरली फॉर हिज ऑन इनर प्लेजर। बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा ये कि जो आंतरिक यानी इनर मोटिवेशन होता है वो क्या कहता है कि बच्चे अपनी इच्छा से काम करें, उसके लिए उसे आंतरिक खुशी यानी कि इनर प्लेजर जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। और हमारा रीजन कह रहा है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए। द टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रेनिस इंस्टीड ऑफ इंट्रेनिसिस मोटिवेशन अमोंग स्टूडेंट्स। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहले ऑप्शन सही कह रहा था कि बच्चों को कैसे करना चाहिए, इनर मोटिवेट यानी आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और दूसरा कह रहा है कि हमें आंतरिक रूप से प्रेरित ना करके बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमेशा इनर मोटिवेशन बच्चों को देना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो खुद काम करने के लिए प्रेरित हों और अपनी इच्छा से काम करें, जबकि बाहरी प्रेरणा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। ठीक है, दवा में आकर सीख तो लेता है पर उसे अच्छे से सीख नहीं पाता, इसीलिए बाहरी प्रेरणा को बढ़ावा न देकर आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। सही विकल्प चुनने को लिए कह रहा है तो हमारा ये सही था, लेकिन गलत है। इसमें कह रहा है कि और दोनों सही है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑप्शन ये तो हम मांग रहे थे आपसे, इसको तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये सही था लेकिन आर जो था वो गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारी व्याख्या कह रही है कि आंतरिक प्रेरणा उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो किसी बाहरी या बाहर पुरस्कार जैसे कि धन या श्रेणी के अलावा किसी व्यक्ति के अंदर से आती है। मतलब इनर मोटिवेशन व मोटिवेशन होती है जो कि कैसे प्रदान की जाती है, अंदर से प्रदान की जाती है, ना कि बाहर से प्रदान की जाती है। यानी कि बाहर हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न देंगे, आपको पैसे वगैरह देंगे, ये पुरस्कार वगैरह जो देंगे ये सब बाहरी प्रेरणा है, जबकि अंदर प्रेरणा अगर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो खुश होकर सीखता है। ठीक है, अब प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन हम उस खुशी को कहते हैं जो कि व्यक्ति को कार्य करने से ही प्राप्त होती है, किसी कार्य को पूरा करने यहाँ तक कि कार्य करने में संतुष्टि की भावना से आती है। अच्छा, ये मोटिवेशन होता क्या है? बच्चा जो होता है अपनी खुशी से जब काम करता है या फिर कोई काम जब वो कर लेता है तो उसे खुशी प्रदान होती है और उसने उस काम को पूरा कर लिया है या फिर उस काम को स्टार्ट कर दिया तो इस बात की उसे खुशी होती है, तो इनर मोटिव तो वो होती है मोटिवेशन। दोनों रूप से प्रेरित करना चाहिए, ये सही है लेकिन आर गलत है। प्रतिस्पर्धा प्रशंसा तथा पुरस्कार बाहरी प्रेरणा है, जबकि आकांक्षा का स्तर आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, ये सब कैसी है? बाहरी मोटिवेशन है, जबकि आकांक्षा का स्तर कैसा होता है? मोटिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है कार्यात्मक निरंतरता, फंक्शनल फिटनेस। ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी है केंद्रित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन। और ऑप्शन डी है सादृश्यमूलक चिंतन यानी एनालॉजिकल थिंकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कार्यात्मक निरंतरता यानी कि फंक्शनल फिटनेस। प्रभावशाली समस्या समाधान में जो कार्यात्मक निरंतरता है उसके बहिष्करण की आवश्यकता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कार्यात्मक स्थिरता एक विशेषता होती है जो कि किसी एक व्यक्ति की निश्चित मानसिकता की होती है और वह किसी विशेष वस्तु की विभिन्न जो कार्यात्मकताओं की कल्पना करने में वे क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। समस्या समाधानकर्ता के लिए हम एक वांछनीय नहीं है, अतः प्रभावशाली समस्या समाधान में कार्यात्मकता स्थिरता के बहिष्करण की आवश्यकता होती है और ये संकीर्ण मानसिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? संकीर्ण मानसिकता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? A student considers the reason of his failure as lack of ability and considers ability as fixed and non-impacted by efforts. He is likely to experience dash। ऑप्शन ए है अधिगम असहायता, लर्नेड हेल्पलेसनेस। ऑप्शन बी है मस्तिष्क सुगठितता, ब्रेन
प्लास्टिसिटी, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, हाई सेल्फ स्टीम, और ऑप्शन डी है संबद्धता का भाव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम असहायता, लर्नड हेल्पलेसनेस। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी जो होती है उसको मानता है। वे योग्यता को कैसा मानता है? स्थायी। और मानता है कि योग्यता कैसे होती है? प्रयासों के द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ये विचार दशा अधिगम की असहायता की स्थिति होती है उसको जन्म देता है, जबकि अधिगम असहायता प्रतिकूल उद्दीपनों से बचने के लिए कोई उचित क्रिया न सीखने की सीखी हुई क्या होती है? प्रतिक्रिया तब होती है जब ये शिक्षार्थी मान लेता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम कैसे होते हैं? अनियंत्रित होते हैं। और अधिगम असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग सेलिगमैन और मायर ने किया था। यानी जो अधिगम असहायता होती है उसकी परिघटना पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सेलिगमैन और मायर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, मेक स्टूडेंट एंग्जियस अबाउट सक्सेस। गलत हो जाएगा, चिंता कभी पैदा करनी नहीं है, बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, एक्टिवेट्स देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमा। हाँ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमें इस तरह से उसे ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए, उदाहरणों को समझाना चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ दे, और पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे से उसे सीख पाएगा। पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं कि अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, डिस्ट्रैक्ट्स देम विद इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और आपको उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्ट, विकर्षित कर दें, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर। गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, हेल्प्स ओनली स्टूडेंट विद हायर लर्निंग एबिलिटीज़। बिल्कुल गलत है। आप एक टीचर हैं और आपका एक कर्तव्य है कि आप बच्चों को सभी को एक समान समझें, ना कि हायर वालों को ज़्यादा दें और लोअर वालों को कम ज्ञान दें, मतलब कम ध्यान दें उन पर। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उनके पूर्व ज्ञान और पहले के ज्ञान और स्कीमा को क्या करें? क्रियाशील करें। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अवधारणा का अर्थ एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण और यथार्थ अनुभव के बल पर होता है। अवधारणा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन यानी चेंजेस भी हो सकते हैं, और नए ज्ञान के संचय होने के लिए वैज्ञानिक विषय के जो दृष्टिकोण होता है उसमें परिवर्तन होने के लिए, और जो तथ्य होते हैं उसमें पारस्परिक वैज्ञानिक विषय और दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के लिए, और तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया स्वरूप प्रकट होने पर अवधारणाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अतः इस अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि उनका जो पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान होता है और जो उसकी स्कीमा होती है उसको हम क्या करें? क्रियाशील। और जो अवधारणा है उसकी प्रस्तुति गलत से करी चाहिए जटिल। ठीक है, सरल से जटिल होनी चाहिए, ना कि जटिल से सरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोषणात्मक ज्ञान यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऑप्शन ए है कि किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करती है, एक्सप्लेन्स द प्रोसीड्यूर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ फिनोमेनन। ऑप्शन बी है युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करती है, एक्सप्लेन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूज ऑफ स्ट्रेटजीज। ऑप्शन सी कह रहा है ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, इज मेनली अबाउट नोइंग व्हाट एंड विच एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। और ऑप्शन डी कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, हैज़ नो रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये सब नहीं होगा। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू होते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय के तथ्यों के बारे जैसे विषय के बारे में तथ्यों और जानकारी को क्या करता है? संदर्भित। अन्य प्रकार की ज्ञान के विपरीत घोषणात्मक ज्ञान कैसे और क्यों की तुलना में क्या और किन पहलुओं पर क्या करता है? केंद्रित होता है। और अक्सर घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय, वस्तु या फिर घटना का वर्णन या फिर गुण होता है। घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन के पहलुओं के बारे में जानता है, और इसमें ऐसे तथ्य भी शामिल होते हैं जिन्हें मौखिक रूप से कहा जा सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, उसे देख सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सुबह 8 बजे लेकर आते हैं प्राइमरी लेवल के, उसे देख सकते हैं। और रात के 8 बजे लेकर आते हैं जूनियर लेवल के, तो उसे भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए।